तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास लिए थे वर्क स्टडी लेक्चर 1 का, आज है हमारा वर्क स्टडी का लेक्चर 2। इसमें आप पढ़ेंगे मेथड स्टडी के प्रोसीड्यूर के बारे में, यानी उसके स्टेप्स, मेथड स्टडी का स्टेप्स। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मेथड स्टडी होता क्या है। मेथड स्टडी जो है वो हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लेते हैं कि अगर कोई वर्कर जो है नया कोई कंपनी में गया, ठीक है, तो उसको चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है, हर चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, किसी भी वर्क को करने के लिए उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला तो कि वो जाएगा तो कोई ना कोई ख़ास काम को वो सीखेगा। जैसे धागा प्लांट में गया तो वो धागा बनाने के लिए सीखेगा, या धागा से कपड़ा बनाने के लिए सीखेगा। तो वो एक पार्टिकुलर वर्क है जिसमें वो वर्क को सिलेक्ट कर चुका है कि नहीं, हमको कपड़ा ही बनाना है। और कपड़ा बनाने के लिए फर्दर वो उसके जितने उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे वो सारे प्रोसेस को बारी से सीखेगा। सीखने के बाद वो उसको रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड कर के एग्ज़ामिन करेगा, फिर उसको अपने आप में डेवलप करेगा, फिर उसको इंस्टॉल करेगा, और इंस्टॉल करने के बाद फिर उसको हमेशा मेंटेन रखेगा, बारी से चेक करेगा कि इसे हमारा ख़राब तो नहीं ना हो रहा है, जो चीज़ें हम सीखे हैं उसी के अकॉर्डिंग तो काम चल रहा है ना, यानी कि अपडेटेड रूप में, ठीक ना, जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसी टेक्नोलॉजी पे उसको काम करना होता है। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं मेथड स्टडी प्रोसीड्यूर के बारे में। तो सबसे पहला है सिलेक्ट, यानी कि इसमें आपको, अगर इसको हम कहें कि टेक्निकली आप किस तरह से याद रख सकते हैं, या मतलब कि एक ट्रिक के रूप में, जैसा कि हम लोग खोजते हैं हमेशा कि ट्रिक किस तरह से याद रख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं। चूँकि 5 गो है आपका, 6 एक्चुअली, सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, इंस्टॉल, और एक है आपका मेंटेन। तो मेंटेन करने का मतलब कि इसको याद रखने के लिए हम लोग कर सकते हैं शिरडी में, SREDI, और फिर है आपका M। तो शिरडी में यानी कि सेलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, इंस्टॉल और मेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं इसको, 6 को। तो आइए पहला देखते हैं सिलेक्ट। तो हम लोग का पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर जाएंगे कंपनी में, तो वहाँ पे पहले किसी खास वर्क को सिलेक्ट करेंगे कि हमको ये काम करना है। तो वहाँ पे जा करके हम लोग वर्क को सिलेक्ट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर डिफ़ाइन करते हैं, उसके उद्देश्य को समझते हैं कि उसमें क्या क्या उसको बनाने के लिए हमको क्या क्या उद्देश्य है, ठीक है, बनाने का। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें नोट्स बनाए हैं कि सिलेक्ट द वर्क स्टडिंग एंड डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स टू द अचीव। एन ऑब्जेक्टिव में बी रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और टू रिड्यूस फैटिग इनकर्ड बाय द वर्कर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हम लोग वर्क सेलेक्ट करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि इसे हम पहली बार गए हैं तो सीखने के लिए ही कर रहे हैं। हो सकता है कि 2 वर्कर है, मान लेते हैं कि 2 कंपनी में एक काम चल रहा है, एक ही जैसा कंपनी है, तो ये आपका जो है, इसकी प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्शन रेट कम है, बी की। तो एक ही जब प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, दोनों सेम चीज़ बना रहा है, दोनों का इन्वेस्टमेंट उसमें लगभग सेम है, तो कहने का मतलब है कि इसे आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है कि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसका क्वालिटी अच्छा आ रहा है, इसका क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में बी को ज़रूरत होती है वर्क को स्टडी करने की, कि वो प्रॉपरली वर्क को समझ नहीं रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस कारण से भी हो सकता है कि इसमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत हो, ठीक है, या फिर इसको हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर घटाना हो, करने का मतलब है कि इसको वर्क को अगर पूरी तरह से स्टडी कर लिया जाए, यानी कि उस मेथड को पूरी तरह से समझ लिया जाए, तो एक्स्ट्रा जो वो मोशन उसमें इन्वॉल्व होगा, या एक्स्ट्रा जो वर्क उसमें इन्वॉल्व होगा, उसको हटा करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को वो कम कर सकता है। जैसा कि हम लोग क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग जब
इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोग देखते थे कि से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, या फिर मतलब कि प्रोडक्शन सिस्टम में जब हम लोग पढ़े थे उसमें भी हम लोग देखे थे कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या ओवरऑल कॉस्ट जो होता है वो हम किस तरह से कम किया जा सकता है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि वर्कर को ट्रेंड करके भी हम लोग उसमें जो है से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं या प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। यानी दोनों एक ही बात है। अगर वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, आपका जो वर्कर आपको एक दिन में 10 आइटम बना रहा था उसको आप मोटिवेट कर करके एक दिन में 20 आइटम बनवा रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि वही वर्कर है ना, आपको पैसा तो उतना ही देना पड़ रहा है और आपको आइटम ज़्यादा निकल कर के आ रहे हैं, आउटपुट आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आपका घट जाता है, क्योंकि 10 आइटम बनाने का भी वही चार्ज लगा और 20 आइटम बनाने का भी वही चार्ज लगा। तो यहाँ पे वर्क को उसको समझा कर करके उसको उसके मेथड को स्टडी करवा कर करके जो फालतू के जो मतलब काम उसमें इन्वॉल्व होंगे उसको वो कम कर सकता है। साथ ही उसमें जो मोशन इन्वॉल्व होते हैं, जो मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसको भी वो हैंडल कर सकता है, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग की हम बात कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा मूवमेंट होगा उसको भी वो कम कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि से जो हम लोग पहले मेथड स्टडी प्रोसीड्यूर में पढ़ते हैं तो वो पहले किसी वर्क को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हमको स्टडी करना है और उसके उद्देश्य को समझते हैं, ठीक है, और उसका उद्देश्य जो है कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने का हो, या उसका जो फैटिग इन अकर्ड जो है उसको रिड्यूस करने का हो, या फिर वर्कर के जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाने का हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आपका उद्देश्य हो सकता है जो आपका मेथड स्टडी का होगा। फिर अब आते हैं, बात करते हैं रिकॉर्ड ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द एग्जिस्टिंग मेथड इन डिटेल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट to obtain a more clear picture about the same. Recording can be done with the help of a process chart, diagram, motions, film analysis model, etc. कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप उस वर्क को आप सेलेक्ट कर चुके हैं कि हमको ये काम करना है और इसी के अबाउट हमको इसमें हमको महारत हासिल कर लेना है। करने का मतलब है कि उसमें कोई भी दिक्कत अगर आती होती है उस काम को इस तरह से हमको समझ लेना है कि काम होते होते हमको पता चल जाए कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा तैयार होगा, अच्छा क्वालिटी का तैयार होगा या ख़राब क्वालिटी का तैयार होगा। देखने के बाद ही हम बता देंगे कि उसके ऊपर जो वर्क हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो जो प्रोडक्ट उसका निकल कर के आएगा वो किस प्रकार का निकल कर के आएगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि सारा प्रोसेस को, उसमें जो इन्वॉल्व सारा प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है उस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व सारा प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं कि रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और ये एक तरह का कलेक्शन ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी प्रोसेस का, वो सब हम लोग क्या करते हैं, चार्ट बना करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसके मेथड कई रिकॉर्ड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे आप चार्ट बनाते हैं, आउटलाइन चार्ट्स, ये भी आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो आउटलाइन चार्ट्स भी बना करके हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर कोई और मेथड से भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं बाई फिल्म बना कर करके, या फिर वीडियो बना करके, या किसी और तरीके से भी हम लोग उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब उस सारे प्रोसेस को। और प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं, प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं कि से ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि से जितना जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है उसके एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से देखते हैं कि से इसमें कौन कौन सा प्रोसेस जो है क्यों इन्वॉल्वमेंट में आया, कैसे इन्वॉल्वमेंट में आया, कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट में आया, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये किस सीक्वेंस में काम हुआ, इस सारा चीज़ हम लोग एग्जामिन करते हैं रिकॉर्ड करने के बाद। तो सबसे यानी कि सेकेंड में आपका था रिकॉर्ड किया, पहले सेलेक्ट किया वर्क को, फिर रिकॉर्ड किया। अब रिकॉर्ड करने के बाद उसको एग्जामिन करेगा, ठीक है। तो एग्जामिन में आपका क्या होगा कि जो आप रिकॉर्ड किए हैं जो इवेंट को, उसको हम लोग क्रिटिकली एग्जामिनेशन इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बन करके आता है। एग्ज़ाम जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर बन करके आते हैं, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है वो हम लिख करके इसमें रखें, इसमें पर्पोज क्या है उसका। तो उसमें होता है कि इसे क्या आप बना रहे हैं, क्या काम हो रहा है, ठीक है, या क्या क्या हो रहा है, वो आपका बनता है कि उसका पर्पस क्या है।
ठीक है। हु डज इट, कौन उसको बना रहा है, जो पर्सन है वो बना रहा है उस कौन है, यानी उसका मतलब क्या नाम है, क्या पोस्ट है। जैसे कोई वर्कर लेबर होता है तो कंपनी में तो एक साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। पहले लेबर, फिर सीनियर लेबर, उसके बाद फिर जो उससे भी हाई पोस्ट का होगा वो, फिर आपका आ जाता है सुपरवाइज़र, फिर मैनेजर, फिर इंजीनियर, सब इन्वॉल्वमेंट में रहता है। तो कहने का मतलब कि जो काम कर रहा है वर्कर, वो किस प्लेस पे, किस जगह पे कौन सा काम कर रहा है, इस सारी चीज़ों को हम लोग एग्जामिन करते हैं। तो उसी को हम लोग क्वेश्चन में बना कर रखें कि से पर्सन है तो वो क्या कर रहा है, यानी कि हु डज इट, वो जो है से क्या काम किया। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है प्लेस, किस जगह पे, यानी कि वेयर इट इज़ डन, यानी कि कोई वर्कर अगर किया तो किस जगह पे काम कर रहा है, लेथ सेक्शन पे काम कर रहा है या फिर माइलिंग सेक्शन पे काम कर रहा है या ड्रिलिंग सेक्शन पे काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर मीन्स यानी कि कैसा काम चल रहा है। ठीक है। यानी कि हाउ इज इट डन, यानी कि वो कैसा काम चल रहा है। फिर जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस, यानी कि सारा काम हम लोग देख चुके हैं, तो देख चुके तो यानी कि जो सीक्वेंस हमारा बन के आया वो होता है कि से व्हेन इज इट डन, यानी कि कब जो है ये जो पूरा बन जाएगा। तो वो सारा सीक्वेंस आप देख लेंगे कि सही इतना इसमें काम इन्वॉल्व है, यानी कि मान लेते हैं कि लेथ सेक्शंस पे काम इन्वॉल्व है, ड्रिलिंग सेक्शन पे काम इन्वॉल्व है और सेपर सेक्शन पे काम अगर इन्वॉल्व है, तो आप बारी बारी से तो इस सीक्वेंस में जा कर के देखेंगे कि पहले लेथ पे, फिर सेपर पे, अब इसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट फिनिश हो गया तो यहाँ पे हम लोग फिनिश प्रोडक्ट को देख लेंगे। ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप रिकॉर्ड कर चुके होंगे सिक्वेंसली, कि पहले इस पे, तब फिर पहले इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, और फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हमारा सीक्वेंस बन कर के आएगा। और इसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन तैयार होता है हमारा, होता है कि वाई। ठीक ना, ये सारी चीज़ें जो हैं क्यों बन रही है, किस पर्पस से बन, तो पर्पस तो होंगे, यानी वाई क्यों बन रही है। सबसे अगर इसमें एक उम्दा क्वेश्चन अगर जुड़ेगा तो वो हमारा जुड़ेगा एग्जामिन में कि ये क्यों बन रही है। ठीक ना, तो क्यों बन रही है ये भी एक क्वेश्चन हमारा बन कर के आता है जो स्टडी कर रहा होता है उसके लिए। तो इसमें होता है कि से जो काम बन रहा है, जो काम वहाँ पे हो रहा है, वो किसी खास पर्पस से हो रहा होता है, यानी कि किसी न किसी खास काम के लिए हम लोग उसको प्रोडक्ट को तैयार कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ वहाँ पे हम लोग देख कर के एग्जामिन करते समय सारा चीज़ को हम लोग नोट आउट करते हैं। नोट आउट करने के बाद हम लोग जब सब सीख जाते हैं तो कहने का मतलब हम कहें कि किसे हम लोग अब इसको डेवलप कर लिए अपने अंदर। और जब डेवलप कर लिए तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इंस्टॉल करेंगे। इस मेथड को, डेवलप्ड मेथड को हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक ना। तो डेवलप आखिर जो है, इस मेथड को डेवलप जो हम लोग करते हैं तो उसमें डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो डेवलप करने से हम लोग को फ़ायदा क्या होता है, तो उसमें हमारा होता है कि से जो डेवलप हम लोग करते हैं वो होता है कि से जो हमारा वे होगा, हमारा काम करने का जो तरीका होगा वो सेफ़ और इफ़ेक्टिव होगा, इकोनॉमिकल बन सकेगा। साथ ही डिज़ाइन जो होगा वो हमारा एक्सेप्टेबल होगा, किसके लिए, प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए। साथ ही मतलब कि जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा उसके लिए भी आपका एक्सेप्टेबल होगा ये डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम बेस्ट से बेस्ट मेथड अपनाने के लिए ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको काम करने में फिर से कोई दिक्कत ना इन्वॉल्व हो जाए। ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, अगर इंस्टॉल हम लोग जब डेवलप हम लोग कर चुके हैं तो अब उस चीज़ को, उस तरीके को हम लोग को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है। अब इंस्टॉल कर करके उसी मेथड पे हम लोग को वर्क करना होता है, यानी कि हम लोग जो मतलब डेवलप किए सारा चीज़ को, पूरा जो मेथड हम लोग सीखे स्टडी करके, वो स्टडी करने के बाद हम लोग अब समझिए कि एक तरह से ट्रेंड हो गए। ट्रेंड होने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि अब काम शुरू करने के लिए उस चीज़ को इंस्टॉल करेंगे, वो अपने दिमाग से डाटा को तैयार करके हम लोग उसको अब काम में लाना शुरू कर देंगे। जिसमें हमारा क्या होगा कि से जो भी चीज़ें हम सीखें उसको इम्प्रूव्ड करके, कहने का मतलब कि अगर कोई गलती उसमें थी भी तो उसको हम लोग सुधार कर के और उसको चाहेंगे कि इसे हम लोग इन्वॉल्व करके उसको इंस्टॉल कर के हम लोग नए तरीके से अपना काम शुरू करें। तो जिसमें हमारा 3 फेज जुड़ता है। पहला तो कि हम लोग प्लानिंग करते हैं,
फिर अरेंज करते हैं सीक्वेंसली, जिस तरह से हम लोग सीक्वेंस वे में सीखे थे, ठीक है। और अरेंज करने के बाद उसको टेस्टिंग में लाते हैं, इम्प्लीमेंटिंग करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग काम शुरू करते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम उसके साथ आ गया, ठीक है, प्रॉब्लम एसोसिएट हुआ डेवलप्ड मेथड के साथ, तो उसको हम लोग उसको हम लोग को चाहिए क्या कि केयरफुली उसका भी स्टडी किया जाए, उसका जो प्रॉब्लम आया उसको भी केयरफुली स्टडी किया जाए और उसको भी हटा दिया जाए, दूर कर दिया जाए, रिमेडी कर दिया जाए, ठीक है। अगर ज़रूरत होती है तो अगर आप अच्छे से, चूँकि आप स्टडी अगर अच्छे से कीजिएगा उस चीज़ को, उस वर्क के बारे में स्टडी अगर अच्छे से किए हैं, तो देखते देखते ट्रेंड होने के बाद, करने का मतलब कि पहली बार या दूसरी बार जब आप कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम एसोसिएट होता ही है। तो कुछ प्रॉब्लम एसोसिएट होता है, नॉर्मल प्रॉब्लम एसोसिएट होगा, जब चूँकि आप चीज़ों को देख चुके हैं तो नॉर्मल प्रॉब्लम एसोसिएट होना तो जायज़ है। फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम एसोसिएट अगर होता है तो उसको हम लोग केयरफुली स्टडी कर के उसको दूर कर देते हैं, ताकि वो आगे भी आपको काम आता है उस चीज़ को हटाने में। फिर आता है कि आपका इंस्टॉलेशन फेज़ जो है वो कब कंप्लीट माना जाता है, जब आपका जो मेथड जो है वो काम करना शुरू कर देता है, स्मूथली काम करना शुरू कर दे, तब हम लोग समझते हैं कि हमारा जो मेथड है वो स्टार्ट कर दिया काम, ठीक है। और वो भी कैसा, स्मूथली वर्क या सेटिस्फैक्टरीली वर्क करना शुरू कर दिया, आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा आने लगा। तो इसमें जो मेथड स्टडी किए हैं उसमें हम लोग का उद्देश्य रहता है मेथड स्टडी करने का कि हम लोग तरीके को थोड़ा-सा इम्प्रूव कर सकें, ठीक है ना? काम तो हम लोग जैसे एग्ज़ाम्पल दिए थे, तो काम तो ए भी कर रहा था, बी भी कर रहा था, सेम कर रहा था, सेम काम कर रहा था। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो अ, इसका प्रोडक्ट अच्छा आ रहा था, लेकिन इसका प्रोडक्ट जो है सो अच्छा नहीं आ रहा था, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि से ये हो सकता है कि से इसमें इकोनॉमिकली कुछ फ़ॉल्ट आ रहा हो या टेक्निकली कुछ फ़ॉल्ट आ रहा हो। इकोनॉमिकली फ़ॉल्ट आने का मतलब है कि से इसका जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो खर्च है वो थोड़ा बेहतर होगा, और इसका जो खर्च है वो थोड़ा-सा कमज़ोर होगा, ठीक है? यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कमज़ोर होगा। या फिर अगर टेक्निकली कहें तो टेक्निकली ये आपका हो सकता है कि से ज़्यादा टैलेंटेड हो, और ये जो है से आप इसका जो वर्कर है वो ज़्यादा कारगर नहीं हो। यानी इसमें जो वर्क करने वाले वर्कर होंगे वो ज़्यादा कारगर नहीं हो सकते हैं, और इसमें जो वर्कर हों वो ज़्यादा कारगर हों। इस कारण से भी ये दोनों में जो आपका प्रोडक्ट बन कर के आ रहा है, दोनों में डिफ़रेंस देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि मेथड स्टडी कर लेने से ना हम लोग इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक ना? इसीलिए हम लोग मेथड स्टडी को अपनाते हैं। अब आइए बात करते हैं इसकी अच्छा, उसमें हम लोग लिखें कि से जब ये सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट देना शुरू कर देता है, जैसे कि मतलब टाइम अगर सेव होना शुरू हो जाता है, स्क्रैप रिडक्शन होना शुरू हो जाता है, तब हम कहते हैं कि इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो गया और ये वर्किंग करना शुरू कर दिया। अब इस चीज़ों को मेंटेन रखना है आपको, तो मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे बढ़िया मेथड है कि इससे उसको पीरियडिकली चेक करें और वेरिफिकेशन करते रहें, ठीक है। तो जब पीरियडिकली चेक करते रहेंगे तो हम लोग को पता भी रहेगा कि से कहाँ पे गड़बड़ी आई है, और कहाँ पे प्रोडक्ट जो है से कहाँ से ख़राब बनना शुरू हुआ है। जहाँ से ख़राब बनना शुरू होगा उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफ़ाइड कर के और सुधार कर के फिर से काम में लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि मेंटेन द न्यू मेथड, यानी कि जो मेथड आपने नया एक्वायर किया है उसको हम लोग मेंटेन रखें, एंड दैट मीन्स इंश्योर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द इंस्टॉल्ड method by periodic check and verifications. The purpose of the checks and review is to find if the method being practiced if the same or it has deviated from the authorized one. यानी कि जो आपने authorized एक प्रोसेस इन्वॉल्व किया है उसमें, तो उससे कहीं डेविएट अगर हो रहा है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्रैक्टिसाइज्ड मेथड है वही आपको इसमें इम्प्लीमेंट करना और उसको मेंटेन रखना है, तभी आपका प्रोडक्ट जो है ये क्वालिटी वाइज भी सही रहेगा, और उसका प्रोडक्टिविटी जो रहेगा वो भी सही रहेगा प्रोडक्ट का। तो ये था आपका मेथड स्टडी। अब आते हैं, बात करते हैं मेथड स्टडी में ही हम लोग इन्वॉल्व है आपका प्रोसेस चार्ट, यानी कि मेथड स्टडी में ही आपका स्टेप्स में ही आपका इन्वॉल्व है प्रोसेस चार्ट। यानी कि
जो भी कंपनी में वर्क हो रहा होता है, चाहे ऑपरेशन हो या स्टोरेज हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारा का सारा जो है सिर्फ एक प्रोसेस है। तो इसको सूचित करने के लिए हम लोग एक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग प्रोसेस चार्ट कहते हैं। तो ये बेहतर मेथड होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम लोग हम लोग कोई एक सिंबल के तहत हम लोग इसको सूचित कर सकें, ठीक ना। तो प्रोसेस चार्ट में हम लोग सिंबलाइज मेथड से याद रखते हैं, या फिगर मेथड से कर सकते हैं कि पिक्चोरियल व्यू हम लोग रखते हैं, ताकि ये अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा सा सहूलियत होती है और समझने में सहूलियत होती है। अगर मान लेते हैं किसी चीज़ को, जैसे ऑपरेशन है, उसको हम लोग समझ ले रहे हैं ओ से या फिर सर्कल से, तो करने का मतलब है कि से इतना डिस्क्रिप्शन जो इसमें लिखा हुआ है उसको बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं तो जहाँ पे भी हम इस सिंबल को देखेंगे हमारा समय बचेगा, इस चीज़ को पढ़ने में समय बचेगा। अगर मान लेते हैं सूचना अगर कहीं पे आपको लिखना है, यही कि किस रूम में ऑपरेशन हो रहा है और कौन सा रूम जैसे स्टोरेज है, तो अगर हम सब जगह पे जा कर के इस तरह से बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखें, तो कहने का मतलब है कि से आप जाएंगे वहाँ पे टाइम लगेगा आपको पढ़ने में। जबकि ये जो सिंबल्स फॉर्म अगर लिखा हुआ रहेगा तब आपको टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से उसको पढ़ कर करके समझ सकते हैं कि से कौन सा कौन सा जो चीज़ है सो वो ऑपरेशन में है और कौन सा चीज़ स्टोरेज में है, कौन सा ट्रांसपोर्ट में है। तो ये एक तरीका है आपको प्रोसेस चार्ट बनाने का, ठीक है, जिसमें हम लोग सिंबल्स को इन्वॉल्व करते हैं, पिक्चोरियल व्यू। तो आइए देखते हैं जो जो सिंबल इस्तेमाल होता है आपका प्रोसेस चार्ट में। तो उसमें हमारा इस्तेमाल होता है ऑपरेशन के लिए हम लोग जो सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट है किस चीज़ का, तो देखिए सर्कल वाले में हम लोग कह सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो कहता है कि ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, इट इज़ ए स्टेप इन प्रोसीड्यूर। कहने का मतलब है कि इसे ऑपरेशन जो है वो एक एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। कहने का मतलब ये एक तरह का इस प्रोसीड्यूर का एक स्टेप है, ठीक है, जिसमें एग्जांपल में दिए हैं कि से कटिंग ए बार ऑन अ पावर हेक्सा। पावर हेक्सा से जब हम लोग किसी रॉड को या वार को काट रहे होते हैं तो ये एक तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, जो ये ट्रायंगल आपको दिखाया गया है, ये स्टोरेज को इंडिकेट करता है, ये एक तरह का स्टोरेज का सिंबल है। यानी कि जो रॉ मटेरियल फिनिश्ड हो चुका है, यानी बन चुका है, उसको हम लोग स्टोरेज रूम में रखते हैं, ठीक ना। यानी रॉ मटेरियल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन चुका है उसको हम लोग स्टोरेज रूम में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, कि कहने का मतलब है कि से ये जो है इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो माइलिंग कटर्स हो गया, जो कि हम लोग टूल रूम में रखे हुए रहते हैं, ये सभी जो है से एक तरह का स्टोरेज ही है, ठीक ना। फिर या फिर रॉ मटेरियल जब हम लोग कोई चीज़ें प्रोडक्ट को तैयार कर चुके होते हैं तो उसको जब जा कर के रखते हैं, या हम ये कह सकते हैं एग्जांपल में भी कि से फिनिश्ड गुड जो है, फिनिश्ड गुड टेकिंग इन द स्टोरेज रूम, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है हमारा डिले और टेम्परेरी स्टोरेज। ये डिले और टेम्परेरी स्टोरेज जो है से एक तरह का एक टेम्पररी स्टोरेज करने का मतलब है कि से जैसे अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो ऑपरेशन होते समय हो सकता है कि से पावर सप्लाई आपकी बंद हो गई, ठीक है, यानी कि लाइन कट गया। तो लाइन कट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे जो आपका प्रोसेस चल रहा होगा, जो ऑपरेशन चल रहा होगा, चाहे वो लेथ पे काम चल रहा हो या फिर शेपिंग पे काम चल रहा हो, तो वहाँ पे जितने सारे आपको सेमी फिनिश्ड गुड पहुँचे हुए होंगे, वो सब का सब तो रुका हुआ रहेगा, सब का सब तो वहीं पे अब स्टॉप रहेगा जब तक कि पावर सप्लाई आता नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टोरेज व्यवस्था करते हैं उसी जगह पे जहाँ पे काम हो रहा है, उसी सेक्शन में। तो हम लोग उसको टेम्पररी स्टोरेज कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा देर के लिए ही वहाँ पे रहने वाला है, जस्ट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं वो वहाँ पे रह पाएगा। और उसके बाद उस पर काम होगा और काम होने के बाद वो फिर से फाइनली फिनिश्ड गुड बन करके स्टोरेज रूम में चला जाएगा, जो कि वहाँ पे परमानेंट स्टोरेज भी तो नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक स्टोरेज रूम है जहाँ से फिनिश्ड गुड जो है से बाकी आपका चला जाएगा सेल के लिए। अच्छा, फिर आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो कि है आपका ट्रांसपोर्ट का सिंबल आप एरो से दिखाते हैं, ठीक है।
एरो से जब हम ट्रांसपोर्ट को दिखाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का मतलब सीधा सीधी होता है किसी भी फिनिश्ड गुड को या फिर रॉ मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा एग्जांपल अगर देखें तो ये भी कह सकते हैं कि ऑयल फ्लोइंग थ्रू पेन स्टॉक से जो ऑयल फ्लो कर रहा है वो भी हमारा ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अच्छा अब आता है इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्शंस के लिए हम लोग सिंबल जो यूज़ करते हैं वो होता है स्क्वायर शेप। ठीक है, स्क्वायर शेप जो है वो इंस्पेक्शंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्पेक्शन से क्या करना है, तो ये कहने का मतलब है कि जो वर्क आप कर चुके हैं, जो फिनिश्ड गुड बन चुका है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो आपका बन चुका है, उसी को चेक करने के लिए जो हम लोग उसके सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए हम लोग इंस्पेक्शंस करते हैं। ठीक है, चाहे क्वालिटी वाइज गलत हो या क्वांटिटी वाइज गलत हो। ठीक है, वो सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग इंस्पेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें टेक्निकल एग्जांपल में, तो गेजिंग या पिस्टन पिन और चेकिंग द हार्डनेस ऑफ अ कार्बोराइज्ड माइल्ड स्टील पीस, यानी कि हम लोग पिस्टन पिन को गेज से चेक कर रहे हो या फिर जो स्टील पीस है, माइल्ड स्टील पीस है कार्बोराइज्ड, उसका हार्डनेस टेस्ट कर रहे हो। तो ये सारा जो है आपका सिंबल्स जो है वो प्रोसेस चार्ट में आपका इन्वॉल्व होगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कंबाइंड सिंबल की, तो जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो ऊपर रहेगा और आपका जो कम इम्पोर्टेंट होता है वो अंदर रहता है। ठीक ना, ये दो को अगर हम कंबाइंड करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि ऑपरेशन और ट्रांसपोर्ट को अगर हम कंबाइंड किए, तो ऑपरेशन जो है से आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर रहा उस प्रोसेस में, तो ऑपरेशन के कारण से सर्कल जो होगा वो बड़ा होगा, सर्कल जो होगा वो बाहर होगा, और ये ट्रांसपोर्ट वाला जो फैसिलिटी है वो आपका अंदर चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि से कोई वर्क हो रहा है आपका कन्वेयर पे, ठीक है, कन्वेयर पे कोई ऑपरेशन कोई टर्निंग प्रोसेस हो रही है, टर्निंग प्रोसेस होने के बाद वो कन्वेयर पे चला जा रहा है, तो कहने का मतलब कि ऑपरेशन भी हो रहा है और उसके साथ साथ वो कन्वेयर पे ट्रांसपोर्टेशन में भी जा रहा है। तो इसका मतलब ऑपरेशन जो है वो आपका नेसेसरी प्रोसेस है। ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट तो पूरा ऑपरेशन होने के बाद भी कर सकते हैं, तो इसमें जो मेन फंक्शन है वो ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन आपका बाहर आ गया, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके अंदर डाल दिए। जो कहने का मतलब कम इम्पोर्टेंट है वो उसको हम लोग अंदर रखते हैं। इस कंबाइंड फॉर्म सिंबलाइज अगर हमको करना है तो ये आपका था पूरा का पूरा सेकेंड लेक्चर का पार्ट। आज तक इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर वीडियो बनेगा तो फिर आपको बोरियत फील होगी, इसलिए छोटा छोटा टॉपिक कर करके दे रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको देख भी सकें। ठीक है, तो आज तक इतना ही रखते हैं। सेकेंड लेक्चर का पार्ट ये रहेगा। इसका PDF आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, आनंद राज उर्फ अजय कुमार द वर्ल्ड पे। ठीक है, कोशिश करते हैं यहाँ पे भी डाल देते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आपका रिव्यू हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब शुरुआत किए थे उस दिन हम देखे थे कि एक ही सब्सक्राइबर था, और जब कल देख रहे हैं तो 50 प्लस हो चुका है। तो ठीक है, आप लोग का भी फायदा है। मेरा जो काम था वो तो करना ही था, चाहे यहाँ पढ़ाएं चाहे कहीं पे भी पढ़ाएं, हमको तो पढ़ाना ही है। तो चूँकि अपना पूरा वर्क कर रहे हैं इसीलिए करते रहें इसको भी। और जब यहाँ पे अगर किए हुए रहेंगे तो समझिए कि एक होमवर्क हो रहा है मेरा भी, किसे कुछ काम जो हम कम कर ले रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर यहीं तक आज रखते हैं, और इस चैनल को थोड़ा और भी शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जो मर्जी है कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं पूछने के लिए, और चीज़ों को शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी जो चीज़ मैक्सिमम बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो सबको देना है, और फिर यही काम हमको दोबारा से करना पड़ेगा। अगर नहीं सारे बच्चे अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो यही काम हमको फिर से करना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि इसे कर लें सब कोई, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा आपको जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा वैसे ही आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो उस केस में आपको हो सकता है कि पढ़ने का टाइम ना मिले, तो आप इसको पहले से किए हुए रहेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। साथ ही इसी के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें अगर मान लेते हैं कि से आप अब तो टाइम हमको तो नहीं लगता है कि से पढ़ाई हो पाएगी, तो आप यहाँ अगर पढ़े हुए रहते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव में भी थोड़ा सा बेसिक ठीक ठाक हो जाएगा। हम ये तो नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ से विद्वान बन जाएंगे, लेकिन हाँ बेसिक ठीक हो जाएगा, इतना तो करते हैं। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, जितना हो सकेगा मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, देख लेंगे सारा कुछ। ठीक है दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।